हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म की जो पहली वीडियो थी, इसमें भी हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में डिटेल में बात किया था कि आखिर न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं और उनकी डोनर एबिलिटी क्या है। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग NSR स्टडी करेंगे। NSR में उसके जो टाइप्स होते हैं SN1, SN2, SNI, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा आज SN1 पर होगा। अब आखिर ये SN1 क्या होता है? SN1 जो नाम है, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं S और N उसके नीचे बनाया जाता है और 1 इसके ऊपर, ठीक है। SN1 इसका फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आखिर ये यूनिमोलिक्यूलर क्या है, हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं अगर वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो उसके 2 स्टेप होते हैं, यानी SN1 में हमेशा 2 स्टेप की मैकेनिज्म पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो 2 स्टेप्स होते हैं कैसे कैसे हैं, पहला वाला स्टेप देखिए। पहले वाले स्टेप में जस्ट सपोज दैट हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड का, ठीक है, R डैश R डबल डैश, ठीक है। ये 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और उसके साथ एक हैलोजन लगा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ब्रोमीन, ठीक है, या उस हैलोजन को हम लोग जनरली X से डिनोट करते हैं। और जो सबसे पहला स्टेप होता है SN1 मैकेनिज्म का, वो स्टेप होता है आयोनाइजेशन का। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो हैलोजन या लीविंग ग्रुप जो होता है वो बाहर निकल रहा है। यहां पर हम इसको एल्काइल हैलाइड मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि यहां पर ये कोई लीविंग ग्रुप होगा, ठीक, जो बाहर निकलता है। तो आयोनाइजेशन में के स्टेप में होता क्या है कि ये जो लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, सपोज दैट ये हैलोजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकलेगा, यानी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं R, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ R डैश एंड R डबल डैश, ये जो तीनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और साथ में जो हैलाइड था वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है, वो पहले स्टेप में आप देख रहे हैं कि एक कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट होता है, यानी फर्स्ट स्टेप में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है SN1 का पहला स्टेप, और सबसे इसकी खास बात है कि SN1 मैकेनिज्म को जो रिएक्शन फॉलो करते हैं उनके पहले स्टेप में इंटरमीडिएट जरूर बनेगा, और वो इंटरमीडिएट कौन सा होता है, कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ये पहला वाला स्टेप जो है, मतलब जो आयनाइजेशन का स्टेप है, वो काफी स्लो स्टेप है, ठीक है। अब ये जो स्लो स्टेप है क्यों है, उसका रीजन ये है कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हीट की रिक्वायरमेंट का मतलब कि ये जो स्टेप है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, यानी यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो एंडोथर्मिक है, वो भी बहुत हाईली एंडोथर्मिक है, यानी काफी हाई अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब काफी ज्यादा अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो टाइम लगेगा, और उसकी वजह से जो रिएक्शन की रेट होती है, स्पीड होती है, वो कम हो जाती है, यानी ये स्लो स्टेप हो गया। पहले इस रीजन से हम समझ लेते हैं कि एंडोथर्मिक है तो स्लो स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरे रीजन से इसको समझने की कोशिश करिए तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि इस स्टेप को स्लो स्टेप क्यों कहते हैं। और जो स्लो स्टेप होते हैं वही RDS होते हैं। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इसी स्टेप से हम इस पूरे रिएक्शन की रेट जानेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक। वो दूसरा रीजन क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहां पर ये पूरा एक रिएक्टेंट, पूरा एक कंपाउंड है जो कि स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। एक कंपाउंड है, स्टेबल है, और स्टेबल से जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या होता है, आपका अनस्टेबल होता है। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। चाहे तो आप ये सब पॉइंट नोट करते चलिए, मैं वैसे लिख दे रहा हूं। जो इंटरमीडिएट होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, यानी आप सभी इंटरमीडिएट को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं,
आइसोलेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि जो कार्बोकेटाइन बना है कि उसको हम निकाल करके बॉटल में बंद करके शेल्फ पर अलग रख ले, ऐसा नहीं है ना। जैसे हम कंपाउंड्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं या सॉल्वेंट होते हैं, हमारे पास जो रिएजेंट होते हैं उन वो सब आइसोलेट किए गए हैं, हमारे पास होते हैं लैब में केमिकल्स। लेकिन क्या कोई कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या उसके हम अलग सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि वो काफी अनस्टेबल होते हैं। वो अलग बात है कि अभी आप पढ़ेंगे कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल है, सेकेंडरी से फिर उसके कंपेयर में बेंजाइल कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, लेकिन वहां पर जो स्टेबिलिटी का मतलब होता है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी होता है कि आपस में कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई भी कार्बोकेटाइन कितना ही स्टेबल क्यों ना हो जाए, वो होता है अनस्टेबल ही, ठीक है। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट है। तो आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि कोई भी कंपाउंड जो है वो स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा। इस खेल को समझिए, ठीक है। अनस्टेबल से स्टेबल बनने की जल्दी होती है, ठीक है, लेकिन कोई कंपाउंड जो पहले से स्टेबल है वो अनस्टेबल बनना नहीं चाहेगा, ठीक है। यानी ये प्रोसेस काफी टाइम लेगा कि वो स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। हाँ, अगर कोई अनस्टेबल है तो उसको जल्दी होगी ना कि वो जल्दी से बस स्टेबल बन जाए, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या कोई रिएक्शन करके किसी के साथ अटैच होकर के। अनस्टेबल को स्टेबल बनने में जल्दी है, लेकिन स्टेबल को अनस्टेबल बनने में जल्दी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम लगता है। और ये वाला जो स्टेप है आयनाइजेशन स्टेप, जिसमें एक इंटरमीडिएट हमको मिल रहा है कार्बोकेटाइन, वो स्टेप स्लो स्टेप होता है और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब उसके बाद आइए दूसरा स्टेप, जब कार्बोकेटाइन बन चुका है C+, ठीक है, R डैश एक जोड़ देते हैं, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल अब इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है, अब जल्दी से वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना करके क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। इसलिए इसको जल्दी है, यानी ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी काफी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो वहीं अटैक करेगा ना जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो भैया उसको यहां कमी दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और तब जाकर के हमारा एक प्रोडक्ट बनकर के आएगा। अभी हम इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि इन्वर्जन होगा कि कैसा होगा, ठीक है, ये बात की बात है। अभी सिर्फ हमें 2 स्टेप समझना है और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन बनकर आ रहा है। अब इस कार्बोकेटाइन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब आप कार्बोकेटाइन अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा तो आप SN1 मैकेनिज्म को कायदे से समझ लेंगे, ठीक है। यानी यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब ये काफी फास्ट स्टेप है, जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है आयोनाइजेशन वाला। क्लियर? अब अगर हम इसका रेट लिखना चाहें, ठीक है, तो रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट लिखने का तरीका क्या होता है? रेट इक्वल टू, हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद उस स्टेप में जो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रिएक्टेंट में, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये जो हमने टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज किया है वही हमारा रिएक्टेंट यूज हुआ है, ठीक है। यहां पर यही रिएक्टेंट है, यानी इसको हम लोग लिख देते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप में सबस्ट्रेट ही तो है। क्या कहीं पर न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं। स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इसको तो हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानते ही नहीं, क्योंकि ये फास्ट स्टेप है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का SN1 में कोई लेना देना नहीं है उसके रेट से। अब चाहे कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो, ज्यादा मैटर नहीं करता, कोई सा भी मैटर नहीं करता इसके रेट में। सिर्फ और सिर्फ ये जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर, वो किस टाइप का है, उसका नेचर, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रेट केवल सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, ठीक है, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग SN1 भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसका ऑर्डर निकाला जाए तो ऑर्डर क्या है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, यानी ऑर्डर 1 हो गया,
ठीक है, इसका अगर पावर देखा जाए तो यहाँ पर पावर कितना है 1, यानी रेट सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कोई और दूसरा इस स्टेप में है ही नहीं। ठीक है, दूसरा कहने से सेंस है यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल का तो कोई इन्वॉल्वमेंट हो नहीं रहा है, इस वजह से रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है SN1। तो उम्मीद है यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा जा रहा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। ठीक, क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्यों स्लो स्टेप है, दोनों रीजन मैंने आपको दे दिए। अब देखते हैं कि ये जो SN1 रिएक्शन है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। SN1 मैकेनिज्म को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पर। सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर था। ठीक है, और पहले स्टेप में जो हम देख रहे थे, पहले स्टेप में आयनाइजेशन होने के बाद इंटरमीडिएट बन रहा था, और वो कौन सा इंटरमीडिएट था, कार्बोकेटाइन। तो ये जो रेट है SN1 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होगा, इसका मतलब SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, कि उसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इसका मतलब वो SN1 को फेवर नहीं करेगा। ठीक है, SN1 की रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, फेवर नहीं करेगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनता रहेगा SN1 उतना ही अच्छा होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और उस मैकेनिज्म को फेवर करेगा। क्लियर। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई हमने टर्शरी हैलाइड लिया हुआ है। ठीक, इसमें हमने एक CH3 दिखा दिया और एक CH3 दिखाया जो एबव द प्लेन लगा हुआ है। ये वाला बॉन्ड जो है वो एबव द प्लेन को शो करता है, और ये जो डैश वाला बॉन्ड होता है वो बिलो द प्लेन को शो करता है। ठीक है, सपोज दैट 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये कार्बन टर्शरी है और उसके साथ एक हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, यानी ब्रोमीन। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि ये हैलाइड आयन बाहर निकल जाता है। तो जब हैलाइड आयन बाहर निकलेगा तो ये जो कार्बोकेटाइन है, यानी ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, उसका एक p ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्बोकेटाइन में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पाया जाएगा, और ये जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है इसी की एनर्जी बहुत हाई होती है, जो कि कार्बोकेटाइन को यानी वो जो इंटरमीडिएट है उसको अनस्टेबल बनाती है। ठीक है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, और उसके साथ हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ये जो नीचे मैं बना रहा हूं वेज वाला बॉन्ड, ठीक है, ये अबव द प्लेन है, ऊपर जो डैश वाला होता है वो बिलो द प्लेन है। क्लियर। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ध्यान ये रखना है कि जो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बनकर के आ रहा है वो होना कैसा चाहिए। जैसे अभी ये जो स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है ये एक प्लेन में है, यानी हम लोग इसको बोलेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर। ये कार्बोकेटाइन का प्लेनर स्ट्रक्चर है, और जो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा वही सही है। यानी कार्बोकेटाइन प्लेनर के अलावा किसी और स्ट्रक्चर में अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, और अगर वो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं पाई जाएगी कार्बोकेटाइन में, तो रेट ऑफ SN1 ठीक है बहुत ही कम हो जाएगा। यानी फिर वो इस रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म को फेवर नहीं करेगा। समझिएगा इस बात को, आपको बस इस बात पर ध्यान रखना है कि SN1 मैकेनिज्म ठीक है का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक, अब SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए जो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैंने आपको बना करके यहां पर दिखा दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि अगर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं या जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड में भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां सीधा सीधा मैं कह दे रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनके बीच में लेस रिपल्सन काम करता है। ठीक है, लेस रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, बात एक ही है। ठीक है, यहां पर सभी बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर के बारे में बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन कम लग रहा है, तो रिपल्सन कम लगेगा तो इसकी वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर में वो अपने आप को स्टेबल फील करेंगे। इसके अलावा भी एक और रीजन है
कि प्लेनर स्ट्रक्चर होने से इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर इनके एक एक हाइड्रोजन को अलग करें, जैसे CH2 है, अब मैं इसको इस तरह लिख दूं, ठीक है, CH2 और H, इसका एक H मैं नीचे यहां दिखा रहा हूं। ठीक, तो ये जो CH2 और H यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड पेयर यानी इलेक्ट्रॉन इस खाली पड़े ऑर्बिटल में अपने आप को डोनेट करेगा। जैसे यहां पर भी मैं लिख दूं CH2 और एक H। ठीक, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक, वो इस जो खाली पड़ा हुआ p ऑर्बिटल है उसके साथ पैरेलल में आ जाता है, और पैरेलल में आ जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। यहां पर भी ऐसे ही दिखाते हैं, CH2 और उसका एक H। तो ये देखिए, ये जो बॉन्ड पेयर है, ठीक, यानी यहां का इलेक्ट्रॉन इस खाली पड़े ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये सभी आपस में क्या हो, पैरेलल हो इस ऑर्बिटल के साथ। अगर पैरेलल नहीं होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दिया। तो पैरेलल होने के लिए जरूरी क्या था कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर का होना चाहिए, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर का होना चाहिए। प्लेनर है तभी सभी ये बॉन्ड पेयर किस तरह से आ सकते हैं, पैरेलल आ सकते हैं, किसके साथ, ये खाली पड़े हुए p ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो अगर कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे मैंने अभी आपको टर्शरी का बना के दिखाया, तो पहली बात तो उसमें लेस रिपल्सन लग रहा है। दूसरी बात यह है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से इस एम्प्टी p ऑर्बिटल को डोनेट कर सकते हैं, जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ SN1 भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होंगे या टर्शरी जो भी कंपाउंड होगा वो SN1 फास्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या प्लेनर स्ट्रक्चर के अलावा भी क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है कार्बोकेटाइन का? हाँ बिल्कुल बन सकता है, वो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह होगा, p ऑर्बिटल का लोब होगा और CH3 और CH3, इसको हम लोग वेज दिखा देते हैं। ठीक, और ये हो गया आपका CH3। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं काफी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, हाई रिपल्सन। और हाई रिपल्सन लगने की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो भी कार्बोकेटाइन पाया जाएगा वो सबके सब अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि SN1 तो किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। और जो टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर वाला कार्बोकेटाइन होगा वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, अगर आपको इतनी सारी बातों में सिर्फ एक पॉइंट ये समझ में आ गया कि जो कार्बोकेटाइन प्लेनर होंगे, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, बस एक पॉइंट ये समझना है, यानी कहने का मतलब ये है कि SN1 मैकेनिज्म में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर का होना चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का नहीं होना चाहिए। क्लियर। ठीक है, अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कहां पर प्लेनर बन रहा है, कहां पर टेट्राहेड्रल बन रहा है? तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, उससे आपको बात समझ में आएगी। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक, यहां पर मैंने एक हैलोजन लगा दिया, मतलब ब्रोमीन। अगर इसको हटाएं तो हटाने पर अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर। तो अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो ये भी टर्शरी ही कार्बन है। तो अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो टर्शरी कार्बोकेटाइन तो बहुत स्टेबल होता है, तो उस वजह से तो इसे SN1 करना चाहिए। देखिए 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन और इधर 3 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो मतलब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन तो स्टेबल कार्बोकेटाइन माना जाता है, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये SN1 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर ये वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो टेट्राहेड्रल कार्बोकेटाइन होता है, और हमें टेट्राहेड्रल नहीं चाहिए, हमें प्लेनर स्ट्रक्चर का चाहिए। तो ये एक एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, जिसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देकर आपसे पूछे बताइए SN1 करेगा कि SN2 करेगा, तो आप
हैलाइड निकालेंगे, हैलाइड आयन को, और फिर देखेंगे कि कार्बोकेटाइन टर्शरी है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, तो इसका मतलब है कि वो SN1 करना चाहिए, लेकिन नहीं, SN1 नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल बन रहा है। क्लियर? इसीलिए प्लेनर स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में फर्क समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि रेट ऑफ SN1 डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा होता है स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन। जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है बहुत ही अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है समझ लेते हैं इस बात को। जैसे CH3 पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका मिथाइल हो गया, मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हर कार्बोकेटाइन में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये भी हम प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 हाइड्रोजन, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन लगा होगा, ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन 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 है, ठीक। पहली बात तो ये है कि ये हाइड्रोजन अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, जो भी इनका वैलेंसी है, एक एक वैलेंसी, वो इस कार्बन के साथ कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहां पर ये जो तीनों हाइड्रोजन होते हैं ना, इस p ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू p ऑर्बिटल। ये जो खाली पड़ा ऑर्बिटल है उसके साथ परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर हो गए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस खाली पड़े p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए उसको पैरेलल होना जरूरी है, और यहां पर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए जो मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है वो आपका सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन माना गया है, ठीक है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। यानी टर्शरी कार्बोकेटाइन तो SN1 करेगा ही करेगा, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है उसमें मॉडरेट चांस है, मतलब कुछ कंडीशंस के हिसाब से वो SN1 करते हैं और कुछ कंडीशंस के हिसाब से SN2 करेंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी होगा वो भी SN1 नहीं करेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन भी SN1 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि SN1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है। तो अब आपका काम क्या है, अब जितना भी हमने पढ़ा है उसको समराइज इस तरह करते हैं कि अगर एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं और आपको जानना है SN1 करेगा कि SN2, तो सबसे पहले आप हैलाइड आयन को बाहर निकालें, या जो भी लीविंग ग्रुप लगा है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के बाद उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगाएं, यानी उसे कार्बोकेटाइन बनाएं, और फिर चेक करें कि वो कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि अनस्टेबल, ठीक है। उसके लिए हमने आपको बता दिया कि टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर। और अगर अनस्टेबल टर्शरी नहीं है वो, और देखते हैं कि क्या कोई रीअरेंजमेंट करने पर वो और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब देखिए यहां पर एक नया वर्ड आया, रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है वो भी हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी ये भी देखना है कि टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं। वो कौन कौन से कार्बोकेटाइन हैं उनके बारे में जान लें, और फिर कुछ ऐसे स्पेशल केस भी जानते हैं जो टर्शरी होते हैं लेकिन फिर भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि टर्शरी से ज्यादा स्टेबल कौन कौन से कार्बोकेटाइन हैं। देखिए पहले हम लोग ये ऑर्डर बनाते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसके नीचे लिख लेते हैं नो, यानी SN1 नहीं करेगा, ये भी SN1 नहीं करेगा। सेकेंडरी जो है वो मॉडरेट है, ठीक है, और जो टर्शरी होता है वो हाँ SN1 करेगा, ठीक है, अच्छा करता है, ठीक, SN1 मैकेनिज्म करेगा। अब इसके आगे भी जो होता है वो है आपका एलाइल कार्बोकेटाइन। एलाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है ये समझिए, जहां पर रेजोनेंस पाया जाए, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पोजीशन को एलाइल पोजीशन बोलते हैं। तो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो रेजोनेंस वर्क कर रहा है। रेजोनेंस की कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रेजोनेंस के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा अधूरा सा रहता है। मैंने आपको रेजोनेंस पे डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लीजिएगा। यहां पर जो पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर करने पर इसकी ये देखिए ऐसे इस तरीके का यहाँ रेजोनेंस वर्क कर रहा है। तो CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2।
तो इस रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, जिसको हम लोग SBR कहते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो ये टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल होता है। उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये वाला केस देखिए, बेंजाइलिक यानी बेंजीन रिंग है, उससे CH2 लगा हुआ, उससे जो कार्बन लगा वो बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक। ठीक है, तो यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर है? अल्टरनेट पोजीशन पर, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। यहां पर भी रेजोनेंस था, यहां पर भी रेजोनेंस है, लेकिन इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए ये कार्बोकेटाइन एलाइलिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। इससे भी ज्यादा स्टेबल एक केस होता है, ये देखिए, जैसे हम इसको इस तरह लिखें OH CH2 और यहां पर हमने X लगाया। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर मान लीजिए इस लीविंग ग्रुप को हम निकाल दें तो हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है OH and CH2+, तो आप कहोगे ये तो प्राइमरी है। ठीक, तो ये कैसे स्टेबल हो जाएगा? क्या SN1 करेगा? बिल्कुल SN1 करेगा, क्योंकि देखिए लोन पेयर इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जिसमें लोन पेयर पाया जाता हो। ठीक है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, तो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा कोई कार्बोकेटाइन मिलता है तो वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये सारे जो मैंने आपको कार्बोकेटाइन बताए हैं, ये सारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये सब SN1 मैकेनिज्म करेंगे, टर्शरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक और ये। ठीक है, सेकेंडरी वाला मॉडरेट है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कभी हां कभी ना, और प्राइमरी नहीं करेगा और मिथाइल भी नहीं करेगा। ठीक है, प्राइमरी में कौन सा प्राइमरी वाला शो करेगा SN1 मैकेनिज्म, जिसको रीअरेंजमेंट के जरिए से हम ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। ठीक है, वो प्राइमरी शो करते हैं SN1। ठीक है, हम अभी उन प्राइमरी की बात कर रहे हैं जो रीअरेंजमेंट के बाद भी स्टेबल नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे ये भी डाउट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, CH3 CCH3 H and CH2Br। ठीक है, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहां पर ये प्राइमरी है। अगर इसका रिएक्शन कराएं, जैसे इसका रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम किससे? मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो मैंने आपको बताया था 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपको हैलोजन निकाल करके, यानी लीविंग ग्रुप निकाल करके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा लेना है, मतलब कार्बोकेटाइन बना लेना है। इसको मैंने निकाला और कार्बोकेटाइन बना लिया। अब ये इंटरमीडिएट बन चुका है, तो अभी आपको चेक करना होगा ना, क्या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो एक नजर में लग रहा है कि ये तो प्राइमरी है, अनस्टेबल है, SN1 नहीं करेगा। अभी मैंने आपको चार्ट बनाया ना कि प्राइमरी SN1 नहीं करता है, लेकिन यहां पर देखिए केस आ गया रीअरेंजमेंट का। देखिए जस्ट उसके बगल वाले कार्बन को देखा करिए, उससे एडजेसेंट वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन को इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पर या इस कार्बोकेटाइन पर रीअरेंज करा दें, यानी शिफ्ट कर दें, ठीक है, शिफ्टिंग कर दें, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, CH3 CCH3, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस CH2 के साथ अटैच हो गया, तो CH3, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब इस कार्बन को देखें तो 3-3 कार्बन अटैच हैं, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन चुका है। तो अगर हम देख रहे हैं कि हम उससे प्राइमरी से डायरेक्ट एक टर्शरी यानी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, जो कि नो डाउट हमारा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो हम उसे कर सकते हैं, यानी रीअरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो बना लिया गया स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब इसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, यानी यहां पर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिया था, तो उसे हमने यहां पर अटैक करा दिया। ये हो गया फाइनली CH3 CCH3 CH3, और ये हो गया आपका OH। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि प्राइमरी है लेकिन उसे हम रीअरेंज कराकर टर्शरी, या कोई ऐसा एग्जाम्पल हो कि प्राइमरी से हम उसे बेंजाइलिक बना लें, एलाइलिक बना लें, तो अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो नो डाउट आप उसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना करके SN1 मैकेनिज्म कराएंगे। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक, जो थोड़े से अलग स्पेशल टाइप के हैं,
जिन्हें आपको हमेशा माइंड में रखना है कि भले वो टर्शरी है क्यों ना हो, लेकिन वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें बिल्कुल अच्छे से दिमाग बैठा करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ अलग टाइप के 1-2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वो मैं केस बताने चल रहा। सबसे पहला एग्जाम्पल है नियोपेंटाइल क्लोराइड का। ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। अगर नियोपेंटाइल क्लोराइड को देखा जाए तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, इसको सही से अगर बना दें, मतलब एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाए, CH3 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 और ये हो गया CH2Cl। ठीक है, पीछे वाला जो एग्जांपल दिया था वहां नियो नहीं था, वहां पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहाँ तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद CH2Cl है। तो ये जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है, ये अगर आप क्लोराइड हटा दें और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दें, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, और फिर CH3 रीअरेंज करा करके यहाँ पर इसको टर्शरी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। ठीक, नियोपेंटाइल क्लोराइड के बारे में जानते रहिए कि वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। क्लियर, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये हमेशा सीधा सीधा इसको याद रखिए। दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा केस जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई आपको ऐसा कार्बोकेटाइन मिल रहा है जिसके जस्ट बगल में कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, इस तरीके से C डबल बॉन्ड हो, इसे कुछ भी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, मान लीजिए CH3। ठीक है, कोई ऐसा कार्बोकेटाइन जिसके जस्ट बगल में कार्बोनिल ग्रुप लगा हो, C डबल बॉन्ड हो, वो भी अनस्टेबल होता है और SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, आप तो कहेंगे पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, रेजोनेंस पाया गया तो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री का बेसिक रूल बिगड़ जाएगा ना। बेसिक रूल ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपने से दूर पाई इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होकर के कार्बोकेटाइन की तरफ जाएगा कि ऑक्सीजन की तरफ जाएगा? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में काफी ज्यादा है, 3.8, और कार्बन की होती है 2.6, तो पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन के ही तरफ हमेशा जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? जिसकी वजह से ये जो कार्बोकेटाइन है अनस्टेबल है तो कभी भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक एग्जांपल। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगर इसको इस तरह लिखें C डबल बॉन्ड O और यहां पर हमने लगा दिया मान लीजिए ऑक्सीजन 1 2 और एक ब्रोमीन और। ठीक, ये यहां से अगर हम इस ब्रोमाइड आयन को हटाएं, यानी लिविंग ग्रुप को हटाएं, तो हटा करके कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक, ये कैसा कार्बोकेटाइन दिख रहा है? ये कार्बोकेटाइन हमको दिख रहा है टर्शरी। देखिए 1 2 3, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? काफी स्टेबल, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, लेकिन नहीं, ये भी SN1 नहीं करेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस भी कार्बोकेटाइन के बगल में CO ग्रुप लगा हो, कार्बोनिल ग्रुप, वो काफी अनस्टेबल माना जाएगा और वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 से 3 एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल जो मैंने बताया था टेट्राहेड्रल वाला, जिसमें कार्बोकेटाइन का शेप टेट्राहेड्रल हो जाए, वो भी अनस्टेबल होता है और वो भी SN1 मैकेनिज्म में को फॉलो नहीं करेगा, भले चाहे वो टर्शरी ही क्यों ना बन रहा हो। ठीक है, क्लियर? ये तो पहला फैक्टर था कि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर, उसका शेप कितना मायने रखता है SN1 की रिएक्टिविटी को समझने के लिए। तो पूरा फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि SN1 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे समझेंगे, उसके शेप के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम जानते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उससे लगता जाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इससे एक बात और समझ में आ रही है कि जो रेट है SN1 का, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये जो सबस्ट्रेट है वो कितना बल्की है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कितना ज्यादा पाया जा रहा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर करता है SN1 मैकेनिज्म को। चाहे तो एक पॉइंट आप यहां पर लिख लें कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक, वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होने से, बल्कि होने से आपका जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होता है।
और सब कुछ डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। अब आते हैं हम लोग कुछ और फैक्टर्स पर बात करेंगे कि SN1 मैकेनिज्म और किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग बात करें न्यूक्लियोफाइल पर, तो हमने देखा कि रेट का जो हमने फॉर्मूला लिखा, रेट इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट, यानी जो इसका रेट है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का कोई लेना देना नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज हो रहा है, कैसा यूज हो रहा है, फास्ट है, स्लो है, नेचर कैसा है, इन सब से कोई लेना देना हमारे SN1 के रेट से नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले फैक्टर पर। ठीक है, दूसरा फैक्टर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल से कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है, जैसे कार्बन के साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, तो एल्काइल हैलाइड के केस में लिविंग ग्रुप क्या है, जो हैलोजेंस लगे होते हैं, यानी जैसे फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलता है ना, तो जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और जो लिविंग ग्रुप है मान लीजिए उसे L मान रहे हैं, उस पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। यानी ये जो लिविंग ग्रुप है वो निगेटिव चार्ज को एक्वायर्स करता है, अपने ऊपर लेता है। ठीक है, तो अगर यही गुड लिविंग ग्रुप होगा तो भाई जल्दी निकलेगा। ठीक है, और जब जल्दी निकलेगा तो जो इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। अब ये क्या आ गया, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बीच में आ गया, अभी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, एनर्जेटिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जिसको बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, वो ग्राफ देखेंगे तो वहां बात समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधा सा एक मतलब समझिए, जब लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होगा तो वो आसानी से बाहर निकलेगा, और जब आसानी से बाहर निकलेगा तो वो स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, ठीक, जिसकी वजह से SN1 की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर बैड लिविंग ग्रुप होगा तो SN1 की रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। अब ये गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप जो इजिली रिमूव हो जाए। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है जो इजिली लीव कर जाए, आसानी से बाहर निकल जाए। तो कौन होते हैं गुड लिविंग ग्रुप, जो वीक बेस होते हैं। ठीक है, वीक बेस ही गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, एक लाइन में बात को समझिएगा यहाँ पर, जितना हमको अभी जरूरत है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से, ठीक है, जो बेसिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर वो कम होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब है कि बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, यानी बेस वीक होते जाएंगे, और जितना बेस वीक होगा लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, गुड होता जाएगा, आसानी से लीव करेगा। समझ में आई बात, यानी लीविंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जो लीविंग एबिलिटी है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे फ्लोराइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, तो पहले हम ऑर्डर बना लेते हैं बेसिक कैरेक्टर का, ये बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर कम होगा। इसी का उल्टा लीविंग एबिलिटी, ठीक, लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन और लास्ट में फ्लोराइड आयन। यानी सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हुआ, या लिविंग एटम कौन सा हुआ, आयोडीन। ठीक है, ये जो आयोडाइड आयन है, ठीक, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम का ये रूल याद कर लीजिए कि टॉप टू बॉटम आने पर लिविंग एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, यानी जितना वीक बेस होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, यानी उतनी आसानी से बाहर निकलेगा। जितनी आसानी से बाहर निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन SN1 की बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी जो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था ट्रांजिशन स्टेट वाला कि वो स्टेबलाइज हो जाता है अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसका क्या मीनिंग है अभी लास्ट में हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, वहां से वो बात क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो SN1 को और अफेक्ट करता है, सॉल्वेंट का रोल क्या है। यानी रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो हो रही होगी, यानी वाटर में, अल्कोहल में, एसिटिक एसिड में, किसी ना किसी में तो हो रहा होगा। तो सॉल्वेंट का क्या रोल है, ठीक है, वो हम समझते हैं। पहले एक बात ये समझिए कि आयोनाइजेशन हो रहा है, तो आयोनाइजेशन पहले स्टेप में हो रहा है, और पहला ही स्टेप मायने रखता है SN1 के लिए, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन यानी पोलैरिटी आ रही है,
पोलैरिटी आ रही है ना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और जो लिविंग ग्रुप है उस पर निगेटिव चार्ज, यानी पोलैरिटी डेवलप होती है। तो पोलैरिटी डेवलप होने के लिए अगर सॉल्वेंट पोलर हुआ, ठीक है, तब तो ये और अच्छा, क्योंकि वो और पोलैरिटी डेवलप कराएगा। यानी अगर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट हुआ, पोलर सॉल्वेंट यानी जिन पर चार्ज होता है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन पे निगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलैरिटी लाने पर हेल्प करेंगे और इसकी वजह से आयोनाइजेशन और अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो SN1 को फेवर करेगा, ठीक है। यानी जो अगला हमारा फैक्टर है वो सॉल्वेंट का फैक्टर है, ठीक है। यहां पे लिखते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिख लीजिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर तो आप समझ गए होंगे, प्रोटिक का क्या मीन्स होता है, प्रोटिक का मीन्स होता है जो H+ आयन डोनेट करते हैं, ठीक है, जिनमें H+ आयन पाया जाता है वो प्रोटिक कहलाता है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने पर आयनाइजेशन में हेल्प मिलता है। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे RX था वो ब्रेक होकर के R+ और X- बना, ठीक है। सपोज दैट वाटर सॉल्वेंट में रिएक्शन कराई जा रही है, तो अब वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर, और साथ ही साथ प्रोटिक भी है क्योंकि वो H+ आयन को डोनेट कर सकता है। जैसे ही ये कार्बोकेटायन बनेगा तो हमारे पास जो वाटर है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मान लीजिए बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो ये जो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं और सभी वाटर मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है ये कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो ये रोल होता है पोलर सॉल्वेंट का। जितना अच्छा पोलर सॉल्वेंट है वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। वो आयनाइजेशन में हेल्प करेगा, वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यानी कार्बोकेटायन को बनने में मदद करेगा। अब हम लोग SN1 रिएक्शन को एक ग्राफ से समझते हैं, यानी उसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, हम लोग लिखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और इस साइड जो है y एक्सिस पर एनर्जी प्लॉट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट कौन है, RX, ठीक, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता गया एनर्जी कोऑर्डिनेट बढ़ता गया, और सबसे पहला जो फेज आएगा यहां पर ये होगा इसका ट्रांजिशन स्टेट 1। अभी पूरा मैं ग्राफ बना के समझाता हूं। और ये वाला हो गया आपका इंटरमीडिएट, और फिर ट्रांजिशन स्टेट 2, और फिर यहां जाकर आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनने पर जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी आती है, तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। जितनी एनर्जी बढ़ लेगी मतलब अनस्टेबिलिटी आ रही है। क्लियर। ये वाला जो बीच वाला स्टेट है वो इंटरमीडिएट का है, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर स्टेप वाइज काम हो रहे हैं कि पहले इंटरमीडिएट भी बना है, यानी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होकर के आया है। और ये वाला जो स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट 1, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जहां पर बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, दोनों काम एक साथ होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होता है वो निकलना स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड निकलना स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीटली निकला नहीं है, यहाँ पर वो निकल गया और कार्बोकेटायन बन गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्टार्ट होता है, और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्टार्ट होता है तो यानी कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से बॉन्ड बना नहीं है, और जब बॉन्ड बन जाएगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ठीक है, यानी सेकंड बोलते हैं। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट 1 आता है, फिर उसके बाद आपका एक इंटरमीडिएट वाला फेज आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है, क्योंकि इंटरमीडिएट इस ट्रांजिशन स्टेट के कंपेयर में तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कार्बोकेटायन की, तो इस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब एनर्जी कम हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक एनर्जेटिक्स है, एक ग्राफ है SN1 रिएक्शन को समझने के लिए कि कैसे कैसे उसमें फेज आ रहे हैं। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे कि SN1 रिएक्शन का जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी।
SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जो कायरल होगा, ठीक है। फिर कायरल में ही तो स्टीरियोकेमिस्ट्री समझी जा सकती है। सपोज दैट कार्बन से एक एबव द प्लेन आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एक आपका बिलो द प्लेन हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक और आपका लगा हुआ है, मान लेते हैं C6 और H13, ठीक है। और एक आपका यहां से लिविंग ग्रुप यानी हैलोजन मान लेते हैं, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन से जो जुड़े चारों ग्रुप हैं आपस में डिफरेंट है, इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है। और अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो हो सकता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो और या हो सकता है लिवियो रोटेटरी हो। डेक्स्ट्रो मींस यानी जो पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, और लिवियो रोटेटरी यानी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज दैट ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हमने सपोज कर लिया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थिंग है, ऐसे नहीं पता चलता, ठीक। तो हमने पहला स्टेप क्या है कि हम इसका लिविंग ग्रुप निकालते हैं, मतलब आयोनाइजेशन स्टेप, और कार्बोकेटायन बनता है। तो कार्बोकेटायन प्लेनर बनता है, ठीक। तो मान लीजिए हमने कार्बोकेटायन आपका बनाया, क्लियर। और ऊपर हमने लगा दिया ये C6H13 और एक एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन आपका H है, और जो एबव द प्लेन है वो आपका CH3 हो गया, ठीक है। एक हमने आपका प्लेनर स्ट्रक्चर वाला कार्बोकेटायन तैयार किया। यहां पर जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है उस एम्प्टी p ऑर्बिटल के दो लोब्स पाए गए, ठीक है। लीविंग ग्रुप जिस साइड लगा होता है उस साइड वाला ही लोब कहलाता है फ्रंट साइड लोब, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्रंट साइड, फ्रंट साइड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमें स्ट्रक्चर में आगे वाला साइड दिख रहा है वही फ्रंट मानते हैं, ठीक है। यानी जो फ्रंट है वही फ्रंट नहीं मानेंगे, ठीक। फ्रंट मानने का मतलब है कि जिस साइड पर लिविंग ग्रुप था उस साइड को हम लोग फ्रंट साइड कहेंगे, और जो उसका अपोजिट वाला साइड होता है उसको बैक साइड बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। फ्री होने का मकसद यह है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, चाहे तो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर ले और चाहे तो वो बैक साइड से भी अटैक कर ले। फ्रंट साइड का मतलब जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा था, सपोज दैट वो फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो फ्रंट साइड से जब अटैक करेगा तो उसका प्रोडक्ट मैं बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। CH3 और लिविंग ग्रुप में यहाँ यहाँ बिलो द प्लेन में यहाँ H लगा हुआ है, और आपका एक C6H13 लगा हुआ है, ठीक। और यहां पर लग गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो जिस साइड लिविंग ग्रुप था अगर उसी साइड न्यूक्लियोफाइल भी आकर अटैच होता है, यानी हम कह सकते हैं फ्रंट साइड से अटैच होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही बनेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक ना करके बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि उसके पास वो दोनों चांसेस है ना कि वो फ्रंट साइड से भी अटैक करे बैक साइड से भी, तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, यानी लिविंग ग्रुप के अपोजिट आप लगा दीजिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां आ गया, बाकी ये सब यहां चले गए, C6H13 और ये आपका हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका CH3। तो यहां आप देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, यानी न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल अपोजिट साइड में आकर के लग गया है, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन। यानी SN1 में दोनों प्रोसेस हो रहा है, रिटेंशन भी इन्वर्जन भी। रिटेंशन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन इन्वर्जन में कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आएगा, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो वो लिवियो रोटेटरी हो गया, या अगर लिवियो रहेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। तो इससे बात समझ में आ रहा है कि 50% जो है आपका इन्वर्जन हो रहा है और 50% रिटेंशन हो रहा है, मतलब 50% डेक्स्ट्रो बन रहा है, 50% लिवियो बन रहा है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। ये रेसमिक मिक्सचर है जिसमें 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिवियो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स यानी कंपाउंड बन करके आ रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब 50% डेक्स्ट्रो 50% लिवियो है, डेक्स्ट्रो का काम क्या है, पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाना, लिवियो का काम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और दोनों ही 50-50% है।
मतलब दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने पर जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी स्टार्ट किए थे जो कंपाउंड से जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, वो अब ऑप्टिकली इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल है और उसका आप SN1 करा रहे हैं तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो रेसमिक मिक्सचर मिलता है। एक में रिटेंशन हो रहा है और फिर एक चांसेस है कि इन्वर्जन होगा 50-50%। क्लियर? तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे और बात अच्छे से समझ में आए। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, यहां आपका क्लोरीन लगा देते हैं, यहां हो गया आपका CH3, ये हो गया H, और ये हो गया C2H5। क्लियर? तो सबसे पहले और रिएजेंट में क्या दे रखा है? वाटर और सिल्वर नाइट्रेट। तो पहले देखते हैं कार्बन कौन सा कार्बन है। ये देखेंगे ये प्राइमरी, मतलब दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। मतलब अगर हम कार्बोकेटाइन बनाए भी क्लोराइड को निकालकर तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो अब कैसे चेक करेंगे कि SN1 है कि SN2 है? तो अभी आप SN2 के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, सपोज दैट आप नहीं जानते SN2, तो SN1 की क्या कंडीशन मैंने बताई थी कि जो सेकेंडरी होता है वो मॉडरेट का मतलब कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि वो SN1 भी कर सकता है और SN2 भी। ठीक है, तो यहां पर जो सॉल्वेंट है आप देखेंगे, यहां पर हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो वाटर और सिल्वर नाइट्रेट का है। तो सिल्वर नाइट्रेट कैसा सॉल्वेंट है? Ag+NO3-, यानी ये पोलर सॉल्वेंट है, और वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, और साथ ही साथ ये प्रोटिक भी है। ठीक है, और SN1 की खास बात ये होती है कि जो उसका सॉल्वेंट होता है जनरली वही न्यूक्लियोफाइल का भी वर्क कर सकता है, क्योंकि वाटर भी तो एज अ न्यूक्लियोफाइल है। यानी वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। सिल्वर नाइट्रेट भी पोलर है, यानी पोलैरिटी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पोलैरिटी डेवलप करने पर। तो इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी है लेकिन SN1 को फॉलो करेगा। तो अब यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, सेकेंडरी है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये जो चारों ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं वो सब डिफरेंट है। इसका मतलब कि कायरल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? कायरल। तो जब कायरल है तो आपको ध्यान रखना है कि हम SN1 कराने जा रहे हैं और कायरल है, तो साथ ही साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 50% फ्रंट साइड वाला मिलेगा। यानी यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल अटैच करा दें OH, H, CH3, C2H5, यानी 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% आपका लिवियो रोटेटरी। लिवियो रोटेटरी का मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसके बैक साइड अटैक करेगा। OH यहां आ गया और ये H यहां लिखेंगे, C2H5 ये हो गया डेक्स्ट्रो, और सपोज दैट इसे हमने लिवियो मान लिया, तो 50-50% बनकर क्या आया? मतलब ये बन रहा है आपका रेसमिक मिक्सचर। ये ध्यान रखना है एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक बना के नहीं आना है। ठीक है, डेक्स्ट्रो बनेगा, लिवियो भी, रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि SN1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अब लास्ट में हम लोग अल्कोहल का SN1 रिएक्शन देखते हैं। उसका एग्जांपल है कि जब वो HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी आपका हो गया HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं। जनरली HCl, HBr, HI, HF का यूज आपको कम ही मिलेगा। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, क्यों कम मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं अल्कोहल का HX के साथ कैसे रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन हैलाइड एसिड होते हैं, तो एसिड है तो इसका मतलब उसमें H+ आयन पाया जाएगा। हम उसका मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। मैकेनिज्म का पहला स्टेप, HX एसिड है, ध्यान से सुनिएगा बात, H+ आयन पाया जाएगा, H+ आयन है। ये जो OH ग्रुप है, क्योंकि देखिए अभी जो भी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि OH हटाना पड़ेगा ना। लेकिन OH जो होता है, याद कर लीजिए, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये वीक बेस नहीं है। ठीक है, हमने कहा तो जो वीक बेस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। तो पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, खासकर OH के केस में, किसका? प्रोटोनेशन करा दीजिए। प्रोटोनेशन का मतलब है कि ये जो H+ आयन है इसे प्रोटॉन कहते हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करा करके R
OH2 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट कराया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो जब कभी किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, यानी अब ये पुअर लीविंग ग्रुप से क्या बन चुका है? गुड लीविंग ग्रुप। तो अब जब पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है तो आसानी से बाहर निकल जाएगा, यानी इस स्टेप में वाटर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये एक कार्बोकेटाइन बनकर के आ गया, यानी पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है SN1 को फॉलो करेगा, नहीं है तो रीअरेंज कराएंगे। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट करके वो स्टेबल बनता है तो वो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यानी कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप में कार्बोकेटाइन पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? यहाँ पर जितने भी हैलोजन के आयन होते हैं, मतलब हैलाइड आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेंगे और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और हमारा एल्काइल हैलाइड फाइनल एज अ प्रोडक्ट के तौर पर बनकर के आता है। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन हो गया आपका एल्कोहल का। अब इसमें भी कई केस हैं। ठीक है, कई केस क्या है कि अगर प्राइमरी होगा तो जाहिर सी बात है वो SN1 को फॉलो नहीं करेगा, उसमें कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट नहीं बन करके आएगा, क्योंकि प्राइमरी के बारे में पहले ही बात हो चुका है कि वो SN1 नहीं करता है। हाँ, अगर ऐसा कोई प्राइमरी है जिसे रीअरेंज करा करके हम टर्शरी बना सकते हैं या उससे ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं तो वो करेगा। जैसे पीछे भी हमने एक एग्जांपल देखा था, यहां पर भी हम एक एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे HF का न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? फ्लोराइड आयन, यहां से क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। तो ये एक ग्रुप के एलिमेंट है। कौन से ग्रुप? हैलोजन ग्रुप के। और हमने आपको जो न्यूक्लियोफाइल वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसका जो पावर है यानी डोनर एबिलिटी है, जैसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है। यानी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड, और फ्लोराइड जो होता है सबसे पुअर यानी वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, इसीलिए यहां पर फ्लोराइड आयन का यूज नहीं होता है। ठीक है, HF का यूज आपको कम मिलेगा क्योंकि वो इतना इजीली अटैक नहीं करता, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता, इसीलिए जनरली आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यही सब मिलेंगे क्योंकि ये थोड़े अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आयोडाइड आयन और ब्रोमाइड आयन तक तो बात सही है, लेकिन अगर क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन भी इनके कंपेयर में तो वीक न्यूक्लियोफाइल है। इसी वजह से जब कभी भी HCl का यूज होता है तो हमें उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, उस रिएक्शन को सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई लुईस एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमने अल्कोहल लिया ROH और उसका रिएक्शन HCl से करा रहे हैं, तो सिर्फ HCl से काम नहीं चलेगा, उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है। जिंक क्लोराइड एक लुईस एसिड है। ठीक है, ये एक लुईस एसिड है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहां पर जो क्लोराइड आयन होता है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसलिए इस लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है और रिएक्शन कंप्लीट होकर के RCl प्लस H2O बनता है। मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, जिंक क्लोराइड एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब जो एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो ROH में जो OH है वो बैड यानी पुअर लिविंग ग्रुप है, तो अपने लोन पेयर को जिंक के ऑर्बिटल में डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि ये एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, यानी एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। लोन पेयर डोनेट करते ही OH के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये गुड लिविंग ग्रुप से बैड लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ आपका ZnCl2 अटैच हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है। अब आसानी से हम इसको बाहर यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि वो पुअर से गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो इसलिए एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है लुईस एसिड जिंक क्लोराइड की, क्योंकि यहां पर जो क्लोराइड आयन होता है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह
है, ठीक है। इसलिए रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। और यहां से आपने पढ़ा भी होगा कि जो HCl यानी कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको हम लोग लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं। ये क्या है? लुकास रिएजेंट है, ठीक। एनहाइड्रस लुकास रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल के टेस्ट में यूज किया जाता है। रिएक्शन सेम होगी, टेस्ट में बता दे रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी जो टर्बिडिटी होती है, ठीक है, मतलब रिएक्शन करने के बाद सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी मतलब मैलापन, जैसे मिट्टी का कलर होता है, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो 15-20 मिनट का टाइम लगाएगा, या 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ठीक है। इसके अंदर अंदर अगर टर्बिडिटी आ जाती है तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो आपका सडनली, इमीडिएटली, तुरंत आपको रिएक्शन देगा, यानी तुरंत आपका जो सॉल्यूशन का कलर है वो आपका टर्बिड हो जाएगा, ठीक है, विद इन सेकेंड के अंदर, ठीक। तो इससे हम समझ जाएंगे कि हाँ वो टर्शरी अल्कोहल है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल, यानी अल्कोहल की बात करें तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया कि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। लुकास रिएजेंट के साथ ये टर्बिडिटी तुरंत देगा, ठीक है, विद इन सेकेंड। ये आफ्टर 5 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर, और प्राइमरी आपका नहीं देता है जनरली, ठीक है। तो ये इन तीनों के बीच का टेस्ट होता है। अब यहां से टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों होती है? आपको अब इतना सा बात समझ में आ रहा होगा क्योंकि टर्शरी अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा, वो टर्शरी बनेगा। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी के कंपेयर में, और सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के कंपेयर में। तो जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी उसका SN1 उतना ही फास्ट होगा। क्लियर? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही समझा रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो टर्शरी है, इसीलिए रिएक्शन फास्ट करता है HX के साथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये अल्कोहल का रिएक्शन हो गया, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो SN1 मैकेनिज्म को समझने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको हेल्प करता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर